हेलो स्टूडेंट, सादर प्रणाम। आज हम ज्योग्राफी 10th क्लास का वाटर रिसोर्सेज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पानी बहुत ही जबरदस्त चीज है। हम पानी के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारी जो 3/4 अर्थ है वो किस चीज से कवर्ड है, वाटर से। लेकिन आप सोचिए, बहुत ही कम पानी हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है। ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? सरफेस रन ऑफ से मिल जाता है कुछ पानी, कुछ हमारा ग्राउंड वाटर है जो किस चीज से रिचार्ज होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से। और पानी रिन्यूएबल क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगर मैम ने पूछा कि क्या है आपकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो आप बिल्कुल सरल शब्दों में बता देंगे, इट इज द कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ इवेपोरेशन। इसमें तीन चीजें आएंगी हमारे पास। एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इवेपोरेशन। एक हम क्या लिख सकते हैं, कंडेंसेशन। और एक हमारे पास कौन सी चीज आ जाती है, प्रेसिपिटेशन। तो इन तीनों की कॉन्टिन्यूस साइकिल को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पहले पानी भाप बनता है, फिर उससे बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, जब इतना ज्यादा हमारे पास पानी है दुनिया में, 3/4 हमारा वर्ल्ड किस चीज से कवर्ड है, वाटर से। ऊपर से पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे पास इतनी एक्यूट वाटर डाइवर्सिटी है। इस चैप्टर में थोड़ा सा हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। और 2025 तक तो कहा भी जा रहा है कि लगभग 2 बिलियन लोग दुनिया के किस चीज से सफर करेंगे, वाटर स्कैरसिटी से। तो अब मेरे को इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की, वही पिक्चर आपके सामने थोड़ी सी दोबारा प्रेजेंट कर दी इन्होंने कि पूरी दुनिया में क्या होगी, वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी। हम क्या जोड़ते थे, उन रीजन्स को जोड़ते हैं जहाँ पर कम बारिश होती है या जहाँ पर क्या है, सूखा पड़ जाता है। हम ऐसी रीजन्स को विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसे राजस्थान में वुमेन मटकास लेकर घूम रही है, जिसमें वो पानी को स्टोर करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती है। मेरी समझ लेना बात, जैसे एक जगह ज्यादा बारिश हो रही है, एक जगह कम बारिश है। अब किया मेघालय, चेरापूंजी ज्यादा बारिश, शिलोंग में जबकि बारिश ज्यादा होती है, उसके बावजूद थोड़े समय बाद वाटर स्केर्सिटी। टाइम के हिसाब से भी वाटर स्केर्सिटी चलती है। स्पेस में क्या होगा, जैसे शिलोंग का एग्जांपल आप टाइम में लिख दीजिएगा कि एक समय ज्यादा पानी है, एक समय कम है। स्पेस देखिए, राजस्थान में पानी की कितनी कमी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर स्केर्सिटी किस वजह से है? सबसे बड़ा तो रीजन है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। हमने उसका हद से ज्यादा यूज किया। यूज क्या किया हमने, तो उसको तबाह करना शुरू कर दिया है। और अनइक्वल एसेस है वाटर की, कुछ के पास ज्यादा पानी है, कुछ के पास कम है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो पानी है वो तीन तरह से मिला हमें। हमारे पास प्रेसिपिटेशन, बारिश का पानी है, नदियां सरफेस रन ऑफ कहलाती है, और हमारे पास ग्राउंड वाटर है। अब देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात की, एक रीजन के पास पानी बहुत है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि वहां पानी की कमी हो। क्यों हो सकता है ऐसा? ताकि क्योंकि वहां की जनसंख्या हो सकता है काफी ज्यादा हो। तो हम इस चीज को ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रीजन याद रखिएगा, एक बड़ी जनसंख्या है पानी की कमी होने के लिए। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो डेफिनेट सी बात है, उन्हें ज्यादा पानी चाहिए डोमेस्टिक यूज के लिए। दूसरा आप इसका पॉइंट बना देना, उन्हें खाना भी ज्यादा चाहिए। और ज्यादा खाने के लिए वो वाटर रिसोर्सेस को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। ड्राई सीजन में भी क्या चलता है, एग्रीकल्चर चलता है। कई बार वो लगा देंगे ट्यूबवेल। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पानी कौन यूज कर लेती है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा, हमारे पास एग्रीकल्चर वाले बहुत ज्यादा पानी यूज करेंगे। इसी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया हमने एग्रीकल्चर को। हमने ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स बना दिए, ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स बना दी हैं। अब फार्मर्स ने इसके लिए क्या लगाने शुरू कर दिए, अपने ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, उन्होंने क्या बना दिया, ट्यूबवेल बना दिए अपने, ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो दो पॉइंट हमारे एक से निकल गए। एक तो देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या, ज्यादा लोग ज्यादा पानी, ज्यादा लोग ज्यादा खाना, उसके लिए ज्यादा पानी आ जाएगा। दो फैक्टर्स और आएंगे, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अदर इज अर्बनाइजेशन। लिखेंगे क्या, आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस कॉमन प्लेस है, बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज आ गई हैं, और इतना पानी इन्होंने निकाला है कि धरती पर क्या लगा दिया, हद से ज्यादा प्रेशर लगा दिया। और कोई भी चीज
जब होगी कम और ज़्यादा यूज़ होगा तो उसकी कमी डेफिनेटली हो जाएगी हमारे पास। इंडस्ट्रीज पानी बहुत ज़्यादा यूज़ तो करती भी हैं और उन्हें चलाने के लिए भी पावर की ज़रूरत होती है। वो भी किस चीज़ से आती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये तो हमारा हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन में अब लगातार शहरी इलाके बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा जनसंख्या है, अर्बन लाइफ स्टाइल है, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। इससे लगातार ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आप अगर सारी सोसाइटीज में देखेंगे, सिटीज में देखेंगे, आपने देखा होगा उनके पास अपनी ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस हैं। तो हमने इतने नाजुक वाटर रिसोर्सेज को हद से ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है, इसलिए ये बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं? डिक्रीज होते जा रहे हैं और डिक्रीज होते जा रहे हैं लगातार। अब देखिए इसमें इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात, कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक्स होगी, उसमें नहीं होगी तो हम यहाँ पर ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारी अटल भूजल योजना स्टार्ट हुई थी और ये क्या हुआ था कि हमारे पास इन्होंने क्या किया, 8220, जिस जगह पर ज्यादा पानी की कमी है वहां पर ग्राम पंचायत को और 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को, 80 डिस्ट्रिक्ट्स को 7 स्टेट में, चाहे वो कोई भी हो, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उन्होंने उन स्टेट्स को सेलेक्ट किया और उन्होंने माना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किस चीज पे पड़ रहा है? पानी पर। तो उन्होंने क्या किया, लोगों के बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश की कम्युनिटीज के, और उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप कंजप्शन तो कीजिए लेकिन कंजर्वेशन का भी ध्यान दीजिए और स्मार्टली अपने वाटर को मैनेज कीजिए। देखिए कमी नहीं है पानी की, गलती सिर्फ हमारी है, उसमें आप हो चाहे मैं हो, हम सभी की गलती कहलाएगी यहाँ पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद पानी की जो कमी हो रही है वो हमारी ही वजह से हो रही है। लेकिन अब देखिए एक और रीजन पढ़ते हैं। ये तो हमने पहली रीजन कौन सी पढ़ी? ज्यादा लोग ज्यादा खाना। दूसरी रीजन हमारे पास कौन सी आ गई थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज्यादा इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही, ज्यादा जरूरत, ज्यादा खाना, ज्यादा पानी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। अब एक चीज और समझाएंगे, कुछ जगह पर पानी तो बहुत है, उसकी क्वालिटी खराब है, क्योंकि हम सारा इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट किसमें डंप कर देते हैं? वाटर बॉडीज में। केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में मिलके कहाँ पर पहुंचते हैं? वाटर बॉडीज में। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया था, जो हमने मिशन पढ़ा उसकी स्टार्टिंग की, जल जीवन मिशन की। अब इन्होंने देखिए इसका एम याद कर लेना, जो गांव के लोग हैं उन्हें पोटेबल वाटर की सप्लाई मिले और एक 55 लीटर पर कैपिटा पर डे लॉन्ग टर्म बेसिस पर मिले, और इसके लिए उन्होंने टैप वाटर कनेक्शंस लगवा दिए थे। थोड़ा नई चीज आ गई है, कुछ पुरानी बुक्स में नहीं है। तो उस समय की क्या जरूरत आ गई है कि हमें किस चीज को बचाना पड़ेगा? पानी को बचाना पड़ेगा हर हालत में। अब एक तो देखिए लोकल आंसर होगा, आप लिखेंगे पानी बचाना क्यों जरूरी है। एक हमारे स्टैंडर्डाइज भी है जो बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले हमें किस चीज से अपनी रक्षा करनी है? हेल्थ हैजार्ड्स। भाई अगर पानी नहीं है हेल्थ होगी ही नहीं। 70% बॉडी हमारी किस चीज से बनी है? पानी से। खाना भी नहीं मिलेगा, पानी के बिना खाना कैसे उगाओगे दोस्तों? हमें अपना लेवलीहुड चलाना है, बिस्लरी। इसी तरह से प्रोडक्टिव एक्टिविटीज चलानी है। हमें डिग्रेडेशन किस चीज का बचाना है? इकोसिस्टम का। तो समय आ चुका है कि हम सभी को क्या बचाना पड़ेगा? पानी बचाना पड़ेगा। और इसीलिए सरकार ने क्या किया, कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनाए पानी को बचाने के लिए। जैसे डैम्स बनाए गए, रिजर्वियर्स बनाए, एम्बैंकमेंट्स बनाए, कैनाल्स बनाए इरिगेशन के लिए। और सबसे ज्यादा डैम्स बनेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टडी करेंगे कि हम बहुत पुराने समय से किसको बचा रहे हैं? पानी को। हमारे कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले जो श्रृंगावेरापुरा है, ये इलाहाबाद के पास है। यहाँ पर आपको प्रयागराज भी आपने नाम सुना होगा। वो किस चीज को चैनल आउट कर देते थे? जो फ्लड वाटर कहाँ से आता है? रिवर गंगा से, उसको चैनलाइज करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भी डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम्स बनाए गए लार्ज स्केल पर। कलिंगा में हमें बहुत सोफोस्टिकेटेड इरिगेशन स्ट्रक्चर मिलते हैं, शायद आज जो पॉसिबल भी ना हो। कलिंगा में, ओडिशा में, नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटका में, कोल्हापुर में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने। 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक बना, जो उस समय का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक था। 14वीं सेंचुरी में हौज खास बनी, इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था सीरी फोर्ट एरिया में पानी सप्लाई करने के लिए। तो ये सब हमारे क्या कह सकते हैं कि ये हमारे क्या थे? सारे के सारे स्टेप्स थे।
अब एक चीज बेटे मैं आपकी यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हमारे डैम्स हैं उन्हें बाद में क्या कहा गया, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स भी कहा गया, जब उन्हें पता लगा कि इसके कितने यूज हो सकते हैं। तो डैम के हम यूज समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स एम से आप याद कीजिएगा, एफ से आप क्या कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, आर से रिक्रिएशन, आई से इरिगेशन हो जाएगा, फ्रेंड याद कर लीजिएगा, ई से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा जाए, एन से हमारे पास क्या हो जाएगा, नेविगेशन हो जाएगा, डी से आप डोमेस्टिक वाटर सप्लाई कर सकते हैं, एस से आपके पास क्या हो जाएगा, सीनिक ब्यूटी हो जाएगी, एम से आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी इलाके की क्लाइमेट को। तो ये सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं, दीज आर द पॉजिटिव्स ऑफ डैम्स। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक पॉइंट और ऐड कर दी, जिसमें तो जवाहरलाल नेहरू बात में पूरी हो जाएगी। डैम अर्बन एरियाज को भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, डेवलपमेंट करेंगे। डैम्स रूरल एरियाज को पानी देंगे इरिगेशन के लिए, उनका डेवलपमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स मर से आप पूरे का पूरा याद कर सकते हैं कि डैम्स के क्या क्या फायदे निकले। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिशिंग, रिक्रिएशन, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, नेविगेशन, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, सीनिक ब्यूटी, मॉडिफाइड क्लाइमेट। अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, रूरल एरियाज का इरिगेशन से। तो इसलिए ये कहा गया था कि हमारे प्रोग्रेस के इंजन बन सकते हैं। बाद में कुछ नेगेटिव निकले। हम डैम समझते हैं क्या होता है। अगर कोई पानी बह रहा है, आप उसे ऑब्स्ट्रक्ट करें, उसे डायरेक्ट कर दें, रिटार्ड कर दें, इसके लिए आप क्या बना दें, उस पानी को आप क्या कर सकते हैं, कोई पानी बह रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, रिटार्ड कर दें, इसके लिए रिजर्वियर लेके इम्पाउंडमेंट बना दें। तो डैम क्या होता है, रिजर्वियर को बोला जाता है। कभी आप स्ट्रक्चर को मान लें, तो उसके पीछे बड़ा वाला तालाब होता है, वो डैम होता है। अब डैम्स में क्या होता है, एक स्पिलवे होता है, जहां से पानी लगातार बहता है, ये रोक रोक कर उसे बहा देते हैं। डैम्स किस हिसाब से क्लासिफाइड है, उनके पर्पज और हाइट के हिसाब से। मटेरियल के हिसाब से भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ लकड़ी वाले टिम्बर हैं, एम्बैंकमेंट सॉलिड होते हैं, मशीनरी मैसन बनाता है, बहुत सारे तरह के होते हैं। तो हम डैम्स को क्या कह सकते हैं, मीडियम भी बोल सकते हैं, हाई डैम्स भी बोल सकते हैं। तो ऊपर जो सारी रीजन्स थी, जवाहरलाल नेहरू ने उन्हीं रीजन्स की वजह से डैम्स को क्या कहा था, दे आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्योंकि वो किस चीज का डेवलपमेंट कराएंगे, एग्रीकल्चर का, और उन्हें इरिगेशन देकर, और इंडस्ट्रीज को क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बाद में इन भाई साहब की बात थोड़ी सी गलत हो गई थी। ये हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टडी करेंगे। अब एक लाइन आ जाती है आपके पेपर में, पिछले कुछ सालों में जो डैम्स हैं वो अंडर स्क्रूटनी आ गए हैं। क्यों आए हैं, अब ध्यान से समझना। देखो आपने सपोज करो एक डैम बनाया, अब क्या होगा, डैम में पानी तो ऊपर से बह जाएगा, मिट्टी नीचे ही रह जाएगी। तो होगा क्या, आगे की जमीन को सेडिमेंट्स नहीं मिलेंगे। जब सेडिमेंटेशन एक्सेसिव हो जाएगा तो आगे की स्ट्रीम पूरी रॉकियर हो जाएगी। इससे क्या होगा, हैबिटेट किसके तबाह हो जाएंगे, हमारे एक्वेटिक लाइफ के। अब हमारी मछलियां, इन्हें माइग्रेशन के लिए जगह नहीं मिलेगी, नहीं ये स्पॉनिंग कर पाएंगे। स्पॉनिंग का मतलब अंडे देना होता है। अब क्या होगा, जो डैम्स हमने बनाए थे वो सबमर्ज कर देंगे, वहां की सारी सॉइल खराब कर देंगे, उसका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होने लगेगा, फ्लोरा फाना खराब होगी। ये भी हम भी डिस्कस करते हैं नेगेटिव्स के बाद। ओके, अब इरिगेशन ने क्या किया, क्रॉपिंग पैटर्न बदल दिया। देखिए भगवान ने क्रॉपिंग पैटर्न बना कर दिए थे, हमने उनको बदला, मॉडिफाई कर दिया। फार्मर्स किस पे शिफ्ट हो गए, अब कमर्शियल क्रॉप्स पे उन्हें पानी मिलना शुरू हो गया। अब मिट्टी में हमारे पास जब पानी जमा हो जाएगा, मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा नमक घुलेगा, तो मिट्टी क्या हो रही है, सैलिनाइज हो रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्टार्ट किया गया था, इससे हमें क्या मिले, इरिगेशन मिल जाए, ताकि हम किसका भला कर दें, गांव का। पता लगा भाई नुकसान हो गया। अब देखिए नेक्स्ट बात, डैम्स को किस लिए बनाया गया था, वो फ्लड्स को कंट्रोल करें। लेकिन डैम्स की वजह से हमारे पास क्या आ रही है, अब ज्यादा फ्लड्स आनी शुरू हो गई हैं। अब आप कहेंगे कि भाई डैम्स की वजह से बाढ़ कैसे आ गई, क्योंकि देखो डैम क्यों आएगी, जब ज्यादा सेडिमेंटेशन हो जाएगा डैम के रिजर्वियर में, तो पानी बहुत तेजी से छोड़ना पड़ता है। इसलिए वो किसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, फ्लड्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और इससे सॉइल इरोजन भी क्या होता है, लार्ज स्केल पर हो जाएगा। सेडिमेंटेशन से क्या होगा, आगे की जमीन को सेट नहीं मिलती है, नेचुरल फर्टिलाइजर है।
डैम्स की वजह से अर्थक्वेक आने शुरू हो गए, वाटरबॉर्न डिजीज शुरू हो गया, और हर तरह से क्या आ रहा है, हमारे पास पोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया है। तो पिछले कुछ सालों में डैम के इतने नेगेटिव हमारे सामने निकल कर आए कि सरकार को लगा कि भाई डैम बनाना अच्छा नहीं है। इसे हम एक बात करते हैं, इसमें हमारे पास सरदार सरोवर डैम कहाँ पर बनाया गया था, रिवर नर्मदा पर बनाया गया। इसमें 4 स्टेट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान को कवर करना था हमें। अब ये किस लिए बनाया गया था सरदार सरोवर की, भाई हम क्या करेंगे, जो ड्रॉट प्रोन इलाके हैं, डेजर्ट इलाके हैं, उनमें पानी सप्लाई कर देंगे और इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेगी। कितने लाख हेक्टेयर लैंड इरिगेट हो जाएगी, 3112 गांव इसमें कवर हो जाएंगे। 2,46,000 हेक्टेयर 15 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करेगा। इसमें बाड़मेर आ जाते हैं, जेलोर आ जाएंगे, यहाँ पर राजस्थान आ जाएंगे, इतने सारे एरियाज को ये कवर करेगा। क्योंकि ये सारा इलाका क्या रहा था, हमारा ड्रॉट प्रोन रहा है, तो कोशिश की गई कि इसे क्या बना दे, ड्रॉट प्रूफ बना दे। तो ये हमारे कौन से डैम के बारे में था, सरदार सरोवर डैम के। लेकिन एकदम से कृष्णा गोदावरी में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट्स के बीच में, क्योंकि यदि देखिए दो गवर्नमेंट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है कई बार पानी के बंटवारे के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के बंटवारे के लिए। इससे किस पे असर पड़ता है, एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री पर। तो इन्होंने कहा भी ऐसे आप लिस्ट ना ही बनाए तो अच्छा है। ये हमारे क्या आते हैं, नेगेटिव। मैं एक बार नेगेटिव आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा क्लियर कर लें। ये सबसे पहले, जब डैम मिट्टी को जमा कर देगा तो हमारी लैंड क्या हो सकती है, वो इनफर्टाइल हो सकती है, पहला पॉइंट। फिश स्पॉनिंग नहीं कर पाएगी, तो इसके ऊपर भी किसके ऊपर असर पड़ सकता है, फिश की जनसंख्या पर असर पड़ सकता है। अब फार्मर्स कौन सी फसलें ग्रो कर लेंगे, वाटर इंटेंसिव फसलें ग्रो करने लगे, भाई सारा क्रॉपिंग पैटर्न बदल दिया। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स पैदा हो गए पानी के बंटवारे के लिए। किसी भी इलाके की फ्लोरा और फौना क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये जब डैम बनेगा उसमें बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना चले जाएगी। बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं उनको क्या स्टार्ट करने पड़े, तरह तरह के मूवमेंट, अपने घरों से निकाला जा रहा था। डैम्स फ्लड्स को रोकने के लिए बनाए गए थे, डैम्स की वजह से क्या आ गई, ज्यादा फ्लड्स आ गई, मक्खी मच्छर पैदा हुए, तो वाटरबॉर्न डिजीज भी किसकी वजह से हो गए, डैम्स की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिले, वाटरबॉर्न डिजीज। तो इतने सारे नेगेटिव्स हैं। इसी तरह से पोल्यूशन देखने के लिए मिला, ये सब आप लिख दीजिएगा वहां पर। फिर हम ये तो मैप को अलग से कवर करेंगे एक अलग वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक शुरू से आ रही हैं। सबसे पहले तो इंडियंस के पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी रेनफॉल्स के बारे में, मिट्टी के बारे में। उन्होंने तरह तरह की टेक्निक्स बनाई। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें गुलकुल बना दिए, जो गोल सर्कुलर टैंक होते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये वेस्टर्न हिमालयाज में चलते हैं, तो पहाड़ पर एक तालाब बना दिया, उसमें पानी स्टोर कर दिया। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पर चलती है, राजस्थान में चलती है, पर्टिकुलरली बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में। इसी तरह से यहाँ पर टंका वगैरह बन जाते हैं, ये हम अभी डिस्कस करते हैं, शायद मेरे से ही गलती हुई। दूसरा, ये राजस्थान में चलती है रूफटॉप। जो फ्लड प्लेन्स हैं वहां पर उन्होंने इनोंडेशन चैनल्स बना दिए हैं। इनोंडेशन चैनल में जैसे कोई कैनाल है, वो रास्ता, उसमें उन्होंने पानी को स्टोर कर दिया है। जो हमारे एरिड और सेमी एरिड इलाके हैं वो अपनी फील्ड को ही किसमें बदल देते हैं, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में। जैसे हमारे पास खादीन जैसलमेर में कहलाते हैं और जोहाद इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। लास्टली हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का सिस्टम। ये कहाँ कहाँ पर है, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर, इसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले तो आप अंडरग्राउंड टंका बनवा देंगे, जिससे आप क्या कर सकें, पानी को स्टोर करें। इसकी लैंड ब्रेड हाइट याद करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कोई फास्ट फॉरवर्ड उम्मीद नहीं है आने की। टंकाज में वो क्या करते हैं, देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर आपने ध्यान से समझा। टंका कहाँ पर बन सकता है, हमारे पास घर के अंदर ही बन जाता है, कोर्ट यार्ड में बना देंगे। और इसे किससे जोड़ देते हैं, छत से जोड़ देते हैं। ये देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं टंका के बारे में। इसे किससे जोड़ दिया, टंका से जोड़ दिया। अब जो पानी छत पर गिरता है उसे टंका में स्टोर कर लिया जाता है। पहली बारिश का पानी स्टोर नहीं होगा, इससे पाइप और रूफ वगैरह साफ हो जाएंगे। बाकी जितनी बारिश होगी पानी कलेक्ट कीजिए। ये कितना अच्छा सिस्टम है, अगर देखा जाए सारी मुसीबतों को ये सॉल्व कर सकता है। छत है भाई, पानी कितना बेकार जाता है, पाइप जोड़ा,
या टंका बना दिया, हैंडपंप से जोड़ दिया, सीधा रेन वाटर में जाकर, हमारे अंडरग्राउंड वाटर में जाकर मिल जाएगा वो पानी। तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम लगा मुझे तो ये हमारे पास क्या चलता है, पूरा सिस्टम राजस्थान में चलता है। अब क्या करते हैं, इस पानी को किस में स्टोर कर लेते हैं, टंका में। कब तक स्टोर कर लेंगे, जब तक हमारे पास अगली बार बारिश ना हो। इस पानी को उन्होंने क्या नाम दिया, पलार पानी का नाम दे दिया है। और क्या कहते हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है रेन वाटर की। कुछ लोग तो इसके बराबर में, टंका के बराबर में एक रूम भी बना लेते हैं। इससे वो क्या करते हैं, गर्मियों में थोड़ा गर्मियों से भी छुटकारा मिल जाता है। देखिए हमारे पास क्या हुआ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई। ये गुल और कुल बना रखा है हमारे पास। 1 मार्क्स में पिक्चर आ गई तो याद रख लेना, काजा विलेज में। इसी तरह से ये हमारे पास इस समय रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग शिलोंग में पॉपुलर हो रही है, जो मेघालय में है। क्योंकि अगर बात की जाए चेरापूंजी मैसूरम दुनिया में, इससे सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन फिर भी पास में जो शिलांग है, यहाँ पानी की कमी होती है। ये किसका एग्जाम्पल मिला, स्पेस के हिसाब से पानी की कमी होना, टाइम के हिसाब से। यहाँ पर लगभग सभी घरों ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रखी है। और वो क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट का 15 to 25 इससे पूरा कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक गांव के बारे में पढ़ेंगे, एक गेंडाधुर के बारे में पढ़ना है। बारिश होती है सिर्फ 1000 मिलीमीटर, 80% पानी को इकट्ठा करते हैं। हर घर 50,000 लीटर पानी बचाता है। तो 20 घर कितना पानी बचा लेते हैं, 10 लाख लीटर। बुक में वैल्यू गलत है, आप सही कर लेना। तो इसलिए गेंडाधुर भी नाम कमा रहा है, हमारा दुनिया है। वह कितना बढ़िया बात है। लेकिन अब एक चीज याद रखना, राजस्थान में वो लोग रूफ और रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अब इंदिरा गांधी कैनाल बन चुका है। तो लोगों को लगा भाई अब क्या करना, अब तो कैनाल से पानी मिल जाता है। लेकिन कुछ घर आज भी टंकास बनाते हैं, क्योंकि उन्हें टैप वाटर का टेस्ट पसंद नहीं है। लेकिन आज भी सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी मानी जाती है, रूफ टॉवर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक गेंडाधुर का हमने नाम बताया अभी आपको, वो थोड़े पॉइंट डिस्कस यहाँ से कर लेते हैं। ये मैसूरू कर्नाटका में है। हर घर में लगभग क्या लगा हुआ है, यहाँ पर 200 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा हुआ है। ये इन्होंने दिखाई भी थी पिक्चर जो मैंने डिस्कस कर दिया था। ये 1000 मिलीमीटर यहाँ बारिश होती है, 80% पानी ये बचा लेते हैं। 20 घर लगभग 10 लाख लीटर पानी बचाते हैं। और लास्ट में हमारे पास तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट है, इसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया है। पर लीगल प्रोविजन से बना दिए हैं कि अगर कोई इस चीज का पालन नहीं करेगा तो उसे क्या मिलेंगे, पनिशमेंट्स मिल जाएंगे। और लास्टली एक बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा मुझे पर्सनली मेघालय में। एक 200 साल पुराना सिस्टम है, इसे बोलते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। इसमें कितना पानी छोड़ा जाता है, 18 to 20 लीटर्स। और ये किसमें पास करा दिया जाता है, बैम्बू के पाइप से पास किया जाता है। इसमें होल्स कर देते हैं और ये कितने ऐसे जुड़े हुए, देखिए बैम्बू के पाइप्स। ड्रॉप्स 20 to 80 आप कर सकते हो। सबसे पहले तो एक उन्होंने क्या बताया हमारे पास, पिक्चर 1 में तो उन्होंने बैम्बू पाइप्स का यूज करना सिखा दिया। और ये ऊंचाई से ऊंचाई पर जाता है पानी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। पिक्चर 2 पर आओगे तो ये क्या करते हैं, प्लांट के बिल्कुल साइड पर होल करके पानी को गिरा देते हैं। इसमें बैम्बू पाइप्स को ही जोड़ा जाता है। फ्लो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय मैनिपुलेटिंग द पाइप पोजीशन। ऊपर नीचे कर दो पाइप की पोजीशन, सड़क आएगी तो उसे ऊपर से ले जाओ। ये भी बहुत आसान टेक्निक है। कई बार तो बेटे लास्ट में जाके रिड्यूस चैनल सेक्शंस भी आ जाते हैं। इससे क्या होता है, पानी सीधा कहाँ पर गिरता है, जड़ के पास ही गिर जाता है। तो ये सारे अपने 1 मार्क्स भी लगभग सारे कवर कर लिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।